हेलो स्टूडेंट, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के आपके यूट्यूब चैनल पे। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन जो हमारा चैप्टर है फिज़िक्स का उसको स्टार्ट कर दिया था और उस लेक्चर में हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है उसको एक्सप्लेन कर लिया था। और फिजिकल क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने समझा था कि फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तीन तरह की होती है। एक होता है रेशियो जो कि एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरा होता है आपका स्केलर क्वांटिटीज़ जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, और तीसरा जो है वो होता है वेक्टर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। इसके बाद हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी में ही हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसके अंदर हम लोगों ने CGS सिस्टम, FPS सिस्टम और MKS सिस्टम को एक्सप्लेन कर दिया था। इसके बाद अपने उस लेक्चर में हम लोगों ने जो एक्सप्लेन किया था वो था आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जिसको हम एब्सोल्यूट क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, जिसको हम बेस क्वांटिटीज़ भी कहते हैं, और डिराइव क्वांटिटीज़। डिराइव क्वांटिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया था कि डिराइव क्वांटिटीज़ वैसी क्वांटिटी होती है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर करके निकालते हैं। आज फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में हम लोगों ने कहा था कि जो मैकेनिक्स आप पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स में फंडामेंटल क्वांटिटी जो मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है वो है मास, लेंथ और टाइम। तो आज के अपने इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे मास, लेंथ और टाइम के डिफिनीशन से, और उसके बाद हम लोग थोड़ा डायमेंशनल फार्मूला पढ़ेंगे। हम समझेंगे कि डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेंथ की। ठीक है, देखिए बाबू, लेंथ क्या होता है। हम कहते हैं, डिफिनीशन है, ये स्टैंडर्ड डिफिनीशन है, आपको याद कर लेना है, पर मैं आपको बता दूं कि इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। डिफिनीशन है, जानिएगा जितना अच्छा रहेगा। ठीक, देखिए बाबू, लेंथ क्या होता है। हम कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड लेंथ जो आज आप देखते हो ना 1 मीटर स्टैंडर्ड मीटर, वो स्टैंडर्ड मीटर बाबू डिफाइन किया गया था पहली बार 1960 में। ठीक है, दो स्टैंडर्ड मीटर वाज डिफाइंड इन 1960, 1960 में इसको डिफाइन किया गया था, और उस समय इसको डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। लाइट के वेवलेंथ के टर्म में डिफाइन किया गया था, इसी के लिए इसको उस समय एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ कहते थे। मैं एक बार वापस रिपीट कर दूं कि जो आज का जो स्टैंडर्ड मीटर है उसको पहली बार 1960 में डिफाइन किया गया था, और उसको डिफाइन किया गया था इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसी के लिए उसको उस समय एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ कहते थे। क्या था ये एटॉमिक स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ? तो हम कहते हैं द मीटर इज द डिस्टेंस, द मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763.73। 1 मीटर क्या था बाबू? तो 1 मीटर था डिस्टेंस कंटेनिंग 1650763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन। वेवलेंथ इन वैक्यूम ऑफ रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू ऑरेंज रेड लाइट। याद रखना है किसके टर्म से डिफाइन किया गया था? ऑरेंज रेड लाइट के टर्म में। क्लियर है? इमिटेड बाय एन एटम ऑफ क्रिप्टन। ठीक है, और 86 उसका एटॉमिक नंबर है क्रिप्टन का। क्लियर है? तो बाबू मीटर क्या था? तो मीटर इज द डिस्टेंस कंटेनिंग 1650, अगर आप इसको ऐसे बोलो तो ये हो गया आपका 16,15,763.73 वेवलेंथ इन वैक्यूम of radiation corresponding to orange red light emitted by an atom of krypton। क्लियर है? पर आज के दिनों में इसको अलग तरीके से डिफाइन करते हैं। तो nowadays मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। मीटर क्या है? तो मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1/299779245 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड के इतने भाग में, जो समझिएगा मेरी बात, 1 सेकेंड के इतने भाग में लाइट वैक्यूम में जो दूरी चल जाएगा वो दूरी 1 मीटर कहलाएगी। क्लियर है? ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बाबू, लाइट की जो स्पीड होती है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, लाइट की स्पीड जो है
उसको हम 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड लेते हैं। मतलब 1 सेकेंड में लाइट जो है कितना चल जाता है, तो 3 × 10⁸। क्लियर है? तो आप क्या करो, अगर आप इस टाइम फ्रेम को 1 सेकेंड को इतने भाग में डिवाइड कर दोगे तो वो जो डिस्टेंस चलेगा दैट इज कॉल्ड 1 मीटर। क्लियर हुआ? ठीक है। सो फिर से एक बार, मीटर इज डिफाइंड एज द लेंथ ऑफ लाइट ट्रेवल्ड इन वैक्यूम इन 1/299779245 पार्ट ऑफ अ सेकेंड। क्लियर है? बात करते हैं मास की। ठीक है, तो मास क्या है बाबू? तो मास का डिफिनीशन है द मास ऑफ अ सिलेंडर। सुनिएगा मेरी बात, द मास ऑफ अ सिलेंडर, एक सिलेंडर आप जानते हैं कुछ इस तरह का आकार होता है एक सिलेंडर का। ठीक है, तो द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम इरेडियम एलॉय, प्लैटिनम और इरेडियम के एलॉय को मिला करके एक सिलेंडर बनाया गया है, जो कि सिलेंडर इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ये एक संगठन है, उसमें रखा गया है और उसी को हम 1 kg कहते हैं। क्लियर है? जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ये एक संगठन है जिसके अंदर मेजरमेंट्स को लेकर के, यूनिट एंड डायमेंशंस को लेकर के मीटिंग्स होती है और वहाँ से जो है निकल के आता है डिफिनीशंस ऑन किसको 1 मीटर बोलना है, किसको 1 सेंटीमीटर बोलना है। ये बेसिकली उनका काम है। ठीक है, ताकि पूरे वर्ल्ड में सिमेट्रिसिटी ऑफ फिजिकल मेजरमेंट्स बना रहे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि द मास ऑफ अ सिलेंडर मेड ऑफ प्लैटिनम एंड इरेडियम alloy kept at इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर, ठीक है, इज 1 kg। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप इसको एटॉमिक स्केल पे डिफाइन करना चाहो तो एटॉमिक स्केल पे बाबू 1 kg जो है, 1 kg क्या है, तो वो 5.0188 × 10⁻²5। कहने का मतलब कि अगर आप एक तराजू ले लो, एक तराजू पे आप 5.0188 × 10⁻²5 एटम्स ऑफ कार्बन 12 C12, जो कि एक आइसोटोप है कार्बन का। क्या है ये बाबू? तो आप कह सकते हो कि सर ये आइसोटोप है, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन है ये। तो अगर आप C12 के 5.0188 × 10⁻²5 एटम्स को एक तराजू पे रखोगे तो जो वेट आएगा दैट वेट इज इक्विवेलेंट, सॉरी, जो मास आएगा दैट मास इज इक्विवेलेंट टू 1 kg। क्लियर है? टाइम की बात करते हैं, तो टाइम क्या है? ठीक है, तो हम कहते हैं 1 सेकेंड को डिफाइन किया गया है टाइम इंटरवल ऑफ 9192631770। ये फोन नंबर नहीं है, तो ये मिस्टेक मत कीजिएगा कि फोन नंबर है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 9192631770 वाइब्रेशन ऑफ रेडिएशन ऑफ CS133 एटम, कैडमियम 133 एटम, ठीक है, उसके वाइब्रेशन को हम 1 सेकेंड कहते हैं एंड दिस इज द टाइम इंटरवल। दिस रेडिएशन corresponding to the transition between two hyperfine levels of ground state of CS133। ठीक है, हाइपरफाइन लेवल क्या होता है ये सब आप केमिस्ट्री में समझेंगे, यहाँ पे सिंपल डिफिनीशन की हमको बात करनी। क्लियर है? तो यहाँ पे बाबू हमारा ये 3 डिफिनीशन जो हमको थोड़ा सा याद करना था वो हो गया। लेंथ आप समझ गए, मास आप समझ गए और टाइम भी आपने समझ लिया होगा। डिफिनीशन को आप लिख लीजिए और उसको आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी देखो, जैसे मैंने, देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि फिजिकल क्वांटिटी में आपके हो गए बाबू 2 पार्ट। ठीक है, अब देखो यहां से समझो, हमने आपको बताया कि यहां पे फिजिकल क्वांटिटी, तो फिजिकल क्वांटिटी हो गई यहां से 2 पार्ट में। एक पार्ट कहलाया जिसको हम बोलते हैं आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, आ गई बात समझ में। और दूसरा जिसको हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। ठीक है, सो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव क्वांटिटीज। हमने कहा कि फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं करता है, और डिराइव क्वांटिटीज वैसी क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी के इस्तेमाल से डिराइव किया जाता है। हमने अपने पीछे पार्ट में भी ये समझा था कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ये 7 हमने पढ़े हुए थे। कौन कौन से थे वो 7? तो सबसे पहला था मास। ठीक है,
दूसरा था आपका लेंथ, तीसरा था आपका बाबू मास लेंथ, उसके बाद टाइम, टाइम के बाद था आपका टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद जो था वो था आपका करंट, करंट के बाद अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बाद जो था वो था आपका, जिसको हम नाम दिए थे ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। सो ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गए। तो मास के लिए बाबू जो यूनिट है वो किलोग्राम था, ऑलरेडी बता दिए हैं हम। लेंथ के लिए जो यूनिट था वो था मीटर, टाइम के लिए यूनिट था सेकेंड, टेम्परेचर के लिए जो यूनिट था वो था केल्विन। क्लियर है? आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन। करंट के लिए था एम्पियर, ठीक है, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए था मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए था आपका कैंडेला। मैं इसको पूरा ही लिख देता हूं, ठीक है। सो मास के लिए क्या था आपका किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, और यहां पे केल्विन। क्लियर है? तो इन सब के हमने कहा था कि ये इन सब के यूनिट्स हो गए। दिस आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज, दिस आर द यूनिट ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी। और इसके बाद हम लोगों ने इसका डायमेंशन पढ़ा था, डायमेंशन, ठीक है। तो मास के लिए हमने कहा था कि जो डायमेंशन हम यूज करेंगे वो m है। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब है कि वी आर प्योरली सिग्निफाइंग द डायमेंशन, हम वहां पे मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ डायमेंशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो मास के लिए m था, लेंथ के लिए l था, ठीक है, टाइम के लिए t था, सेकंड के लिए t था, केल्विन के लिए बाबू k होता है, एम्पियर के लिए a होता है, ठीक है, और मोल के लिए MOL होता है, और कैंडेला जो है उसके लिए CD होता है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ था फंडामेंटल क्वांटिटीज का। इसके अलावा मैंने कहा था कि देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में बाबू आपका एक तो था रेडियन और दूसरा था बच्चा स्टेरेडियन। स्टेरेडियन था आपका सॉलिड एंगल के लिए और रेडियन था आपका एंगल के लिए, ठीक है। आ गई बात समझ में? तो अब क्या होता है कि हमें जरूरत पड़ती है फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस की, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? हम कहते हैं कि व्हेन अ डिराइव क्वांटिटीज इज एक्सप्रेस्ड, सुनिएगा मेरी बात, जब आप एक डिराइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, it is written as the product of different power of the fundamental quantities. The power to which fundamental quantities must be raised in order to express the given physical quantities are called dimension. Clear हुआ? ये डिफिनेशन वाइज हुआ, बट हम अभी आपको इसको समझाएंगे लिख कर करके कि हाउ द पावर इज रेज्ड, क्या होता है डायमेंशन। पहले आप लोग इसको क्या करिए कि पहले आप लोग इसको जो है एक बार नोट कर लीजिए, और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी पे थे। तो देखिए हम आपको ये जो डिफिनेशन हम लिखे हैं उसको हम आपको समझाते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज लिखेंगे, ठीक है, आप लोग साथ में नोट कीजिएगा फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। देखो सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जो अभी पढ़े हुए वहीं से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है आपका डिस्टेंस। क्या होता है? तो इट इज द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन कोर्स ऑफ इट्स जर्नी। तो डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस क्या है आप समझ रहे हो, डिस्टेंस इज द यूनिट ऑफ टाइम, सॉरी यूनिट ऑफ लेंथ। डिस्टेंस क्या है? लेंथ है। क्लियर है? तो इसका जो यूनिट होगा, हम यहाँ पे यूनिट लिखेंगे, जो इसका यूनिट होता है वो होता है मीटर, सिंबल लिख दिए मीटर। और इसका जो डायमेंशन होगा वो होगा, क्योंकि यूनिट क्या है, मीटर लेंथ का फंक्शन है, तो होगा L सिर्फ। क्लियर है? अब देखो हम बात करते हैं डिस्टेंस से आगे बढ़ते हैं और स्पीड पे चले जाते हैं। तो स्पीड क्या होता है? आप पढ़े हुए हो स्पीड का फॉर्मूला। स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड
बाई टाइम टेकन। अब आप देखिए टाइम टेकन मतलब अगर देखो डिस्टेंस क्या है, लेंथ का फंक्शन है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है, पर जब आप स्पीड पे आ गए, ठीक है, तो वो क्या है, डिस्टेंस भागा स्पीड, मतलब डिस्टेंस भागा टाइम। क्लियर है? तो अब क्या करते हो आप कि डिस्टेंस फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, और इसके द्वारा स्पीड निकाले जो कि एक डिराइव क्वांटिटीज हुई, डी क्यू का मतलब डिराइव क्वांटिटी हुई। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, मीटर, और टाइम की यूनिट हो गई सेकंड। तो जो स्पीड की यूनिट हो गई वो स्पीड की यूनिट हो गई मीटर पर सेकंड। आप ऐसे लिखो या आप लिखो m और ऐसे लिखो आप s। अब हम इसका डायमेंशन देखते हैं। तो बाबू डिस्टेंस के लिए तो l वर्ड यूज होगा और टाइम के लिए t यूज होगा। क्लियर है? अब इसका पावर 1 है, इसका पावर भी 1 है। जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, पावर निगेटिव हो जाता है और वो हो जाएगा LT-1, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम रख देते हैं। सो ये हो गया डायमेंशन, फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्लियर है? हम बात करते हैं उसी तरह से स्पीड के बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता है बाबू आपका मास बाई वॉल्यूम। क्लियर है? तो बाबू देखो, अब वॉल्यूम अगर क्यूब है तो L इंटू बी इंटू एच होगा, अगर सिलेंडर है तो पाई आर स्क्वायर एच होगा। मतलब आप पढ़ लिए ना कि किसका किसका वॉल्यूम क्या होता है। तो हम यहाँ पे आप देखो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी। क्लियर है? वॉल्यूम एक डिराइव क्वांटिटी है और मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसकी मदद से हमने क्या निकाला, एक डिराइव क्वांटिटी निकाली जिसका नाम क्या है, डेंसिटी। तो देखिए यहाँ पे बाबू अगर आप मास की बात करते हो तो मास का यूनिट तो है केजी और वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो गई, केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर है? आ गई बात समझ में? या हम इसी को क्या लिख सकते हैं, केजी, और ऐसे करके भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर हम डायमेंशन की बात करें तो केजी के लिए हमारे पास m है और मीटर क्यूब मतलब लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं L का पावर 3। क्लियर है? अब ये क्या है, ये पावर 3 है, ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा L-3, और ये आपका डेंसिटी हो गया, डेंसिटी का डायमेंशन हो गया। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ। क्लियर है? डायमेंशनल फॉर्मूला या इसको डायमेंशनल इक्वेशन भी हम कहते हैं। क्लियर है? अब हम दूसरा डायमेंशनल लिखते हैं। ठीक है? तो देखो क्या होता है। अब देखिए इसके अलावा ऊपर में लिख रहे हैं बाबू, ठीक है, तो हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है बाबू आपका चेंज इन पोजीशन, डेल्टा एक्स। पोजीशन मतलब लेंथ, चेंज इन लेंथ। भाई यहां से हम वहां चले गए, हम कितना पोजीशन चेंज किए, लेंथ का फंक्शन है। तो इसका जो यूनिट होता है वो तो मीटर होता है, पर डायमेंशन भी इसका एल ही होता है। क्लियर है? पर अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, ठीक है, देखना समझते चलना, तो वेलोसिटी सिंबल भी, और वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। हम लिख सकते हैं वेलोसिटी को dx बाई dt। तो देखिए बाबू, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, तो पोजीशन मतलब लेंथ। क्लियर हुआ? तो इसकी जो यूनिट हो गई वो हो गई मीटर और टाइम के लिए हो गई सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम डायमेंशन की बात करें, क्लियर है, तो इसका डायमेंशन देखिए क्या होगा, मीटर लेंथ के लिए L और टाइम के लिए T। ठीक है? तो ये क्या हो गया, LT-1, और दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है? अब आप ये तो लिख चुके होंगे, लिख लीजिएगा इसको वीडियो रोक कर करके। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है? और बात करते हैं हम किसकी, तो हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की। ठीक है? तो एक्सेलरेशन, शॉर्ट में ये सिंबल हुआ एक्सेलरेशन का। क्लियर है? तो एक्सेलरेशन बाबू इसका सिंबल होता है A, और एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब डेल्टा V और चेंज इन टाइम मतलब डेल्टा T। तो A बराबर क्या हो गया, डेल्टा V अपॉन डेल्टा
टी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A बराबर dV/dt। क्लियर है? अगर हम इसके यूनिट की बात करें, ठीक है, तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो वो होता है आपका, देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या हो गई, ए का यूनिट, वेलोसिटी के लिए यूनिट क्या हो गई, देखिए यहाँ पे मीटर पर सेकेंड, और टाइम के लिए फिर सेकेंड हो गया। क्लियर है? ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको आप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। अगर डायमेंशन की बात करें तो देखो बाबू, वेलोसिटी का डायमेंशन तो आपने यहाँ पे निकाल लिया। क्लियर है? तो आप डायमेंशन लिखिएगा ए का, तो क्या लिखिएगा, LT-1, ये तो लिखिएगा ही लिखिएगा, और सेकेंड टाइम के लिए t लिखिएगा। ये ऊपर गया तो ये क्या हो गया, LT-2। क्लियर है? तो अभी क्या होता है कि जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखते हैं तो हमको उसको क्या करना होता है, हमको उसको रिप्रेजेंट करना होता है इन टर्म्स ऑफ MALBT⁻C। m हो गया मास, BL हो गया आपका क्या, लेंथ, मतलब समझ रहे हो आप, और T हो गया टाइम। तो हम जब किसी चीज को m का पावर A, L का पावर B और T का पावर C लिखते हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज करके लिखा। सो इसी को हम डायमेंशनल फॉर्मूला कहते हैं, और इसी की मदद से हम डिराइव क्वांटिटीज को डिराइव करते हैं। क्लियर है? तो आइए इन सब को हम लिख देते हैं MA, LB और T का पावर C के टर्म में। तो देखिए यहाँ पे बाबू आप देख रहे हो LT-1 है, m तो नहीं है, तो हम इसके लिए लिखेंगे M0L1T-1। ये किसका हो गया, तो वेलोसिटी का हो गया। एक्सेलरेशन का देखिए आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं M0L1T⁻²। क्लियर है? ये हो गया आपका किसका, तो ये हो गया आपका एक्सेलरेशन का। अगर हम डेंसिटी का लिखना चाहें तो देखिए डेंसिटी में T0 है बाबू, देखिए ध्यान से T0 है, तो हम लिखेंगे M1L⁻³ और T0। सो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। क्लियर है? अभी कुछ आध फिजिकल क्वांटिटी का और भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं, आप लोग इसको वीडियो रोकिए और इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग जो है फॉर्मूला देखते हैं। सो अभी हम लोग का क्या हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन हो गया। अब हम बात करते हैं फोर्स की। ठीक है, तो फोर्स, अब देखो फोर्स का यूनिट भी आपको समझाते हैं। देखो बाबू, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आप देखिए, मास फंडामेंटल और एक्सेलरेशन को कहां से डिराइव करते हुए लाए हैं, डिस्प्लेसमेंट से, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन, तो ये डिराइव हो गया। तो हम फोर्स को डिराइव करेंगे मास इनटू एक्सेलरेशन के, ठीक है, टर्म में। तो मास के लिए बाबू जो यूनिट होता है वो तो केजी हो गया, और एक्सेलरेशन के लिए अभी हम आपको पढ़ाए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्लियर है? सो फोर्स की जो यूनिट हो गई, क्लियर है, उसी को हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस यूनिट को ही बाबू हम न्यूटन कहते हैं। क्लियर है? सो क्या हो गया, हम कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? आ गई बात समझ में? ठीक है, पर अब हम इसका क्या देखना है, अब हमको यूनिट तो निकालिए, अब हमको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला देखना है, डायमेंशनल इक्वेशन देखना है। तो मास के लिए बाबू देखिए, मास के लिए हमारे पास m है। क्लियर है? और एक्सेलरेशन अभी डिराइव किए हैं LT-2 है। क्लियर है? तो इसको साथ में लिखिएगा तो वो हो गया M1L1T-2, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हो MLT-2। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ यहाँ पे A, B और C क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर A 1 है, B जो है, ठीक है, 1 है, और जो C है वो -2 है। क्यों है भाई? तो हमने कहा था कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हमको m का पावर A, L का पावर B और T के पावर C के टर्म्स में क्या करना है, इसके टर्म में हमको इसको रिप्रेजेंट करना है। आ गई बात समझ में? अब फोर्स के बाद अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क क्या होता है बाबू, तो वर्क होता है आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क होता है आपका बच्चा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो फोर्स की यूनिट आ गई। क्लियर है? क्या है बाबू फोर्स की यूनिट, तो फोर्स की यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हो गया बाबू मीटर।
डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, मीटर। तो आप इसको कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। या आप ऐसे भी लिख सकते थे कि फोर्स की यूनिट जो है, ठीक है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की मीटर। क्लियर है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, न्यूटन मीटर। क्लियर है, न्यूटन मीटर। आ गई बात समझ में। न्यूटन मीटर लिखिए तो आप लिखिएगा 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी न्यूटन मीटर को हम जूल भी कहते हैं। सो 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। क्लियर हुआ, आ गई बात समझ में। तो अब देखिए इसका डायमेंशन डिराइव करते हैं। ठीक है, तो देखिए फोर्स के लिए डायमेंशन तो आपका यहां पे निकाल लिए। ठीक है, तो क्या होगा, वर्क W के लिए फोर्स का डायमेंशन होता है MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए बाबू L आ गया। कंबाइन कीजिए तो W बराबर ML स्क्वायर T-2। क्लियर हुआ। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, W बराबर M का पावर 1 L स्क्वायर T-2, एंड दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क। क्लियर है। अब इसके अलावा, ठीक है, देयर आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। हम लोग अगले लेक्चर में, ठीक है, हम लोग अभी क्या करेंगे कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख के आपको हम समझा देंगे, आपको उसको याद कर लेना है। इतना जो हम लोगों ने भी डायमेंशनल फॉर्मूला देखा, फोर्स का, वर्क का, या डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का, स्पीड का, वेलोसिटी का, क्लियर है, एक्सेलरेशन का, डेंसिटी का, तो ये सब आपको बहुत ही जरूरी है। आप देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि कैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज को यूज कर करके फोर्स, वर्क, जो कि डिराइव क्वांटिटीज कहलाती है, इसको हम लोग डिराइव कर रहे हैं। अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, जो डायमेंशनल एनालिसिस हम कर रहे हैं, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करने का एप्लीकेशन क्या है, हम क्यों करते हैं, हमको उससे क्या फायदा मिलेगा। तो आइए हम उसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा वीडियो रोक करके। तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, और आप अभी देखिए, जो मैं लिखता जाऊंगा, बोलता जाऊंगा, और आप समझते जाएंगे कि हाँ ये चीजें इससे की जा सकती हैं। क्लियर है। तो बाबू देखिए, सबसे पहला हम लिखते हैं आपका एप्लीकेशन ऑफ डी एनालिसिस। डी एनालिसिस मतलब डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहला इसको हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि वी कैन डिराइव, ठीक है, वी कैन फाइंड यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, सबसे पहला इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो यह है टू फाइंड द यूनिट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, शॉर्ट में लिख देते हैं PQ, आप समझ जाइएगा, नहीं चलो हम लिख ही देते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, सो एप्लीकेशन क्या है बाबू, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है कि हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में हम उसका यूनिट बता सकते हैं कि उसका यूनिट क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझें, तो जब हम लोगों ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट हमने पढ़ा, तो सिस्टम ऑफ यूनिट में बाबू हमने बात की थी किसकी, हमने बात की थी FPS सिस्टम की, याद होगा आपको FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम में हम क्या कहते थे, हमने कहा FPS सिस्टम के बारे में कि FPS सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें हम लेंथ के लिए फुट, मास के लिए पाउंड और टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। दूसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था CGS सिस्टम। ठीक है, CGS सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में,
मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में हम यूज करते हैं। और अगला जो हमने पढ़ा था, जिसको हमने नाम दिया था एमकेएस सिस्टम। तो एमकेएस सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें हम मास के लिए किलो, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड यूज करते थे। तो बाबू अभी जैसे हमने कहा कि फोर्स की जो यूनिट होती है, क्लियर है, फोर्स की जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है न्यूटन, क्लियर है। और अभी आपको हम बताएं कि न्यूटन जो है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आ गई बात समझ में? ये अभी देखो पढ़े हैं। तो अगर ये जो न्यूटन है ये तो इसका एसआई सिस्टम है, एसआई मतलब एमकेएस सिस्टम है, क्लियर है। पर क्या फोर्स की यूनिट जो है सीजीएस सिस्टम में क्या न्यूटन ही होगी? तो जवाब है नहीं, ठीक है। फोर्स की यूनिट ध्यान से समझिएगा, फोर्स की यूनिट, ठीक है, फोर्स की यूनिट सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, न्यूटन ना होकर के डाइन होती है, ठीक है। सो ये आपको समझना है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। उसी तरह से अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क की यूनिट जो है एसआई यूनिट वो होती है जूल, क्लियर है। और वही अगर आप इसकी सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो वो अर्ग होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। डायमेंशनल एनालिसिस का सबसे पहला एप्लीकेशन तो यही है कि हम इसकी मदद से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट किसी भी गिवन सिस्टम में निकाल सकते हैं, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगला जो इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या है? तो वो एप्लीकेशन है टू फाइंड डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ कांस्टेंट और कोफिशिएंट। कांस्टेंट और कोफिशिएंट का डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। जैसे बाबू जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ेंगे ना, ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जांपल है ये ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वहां पे बाबू F होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू होती है F बराबर Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, क्लियर है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तो आप क्या लिखिएगा? आप लिखिएगा पहले तो G के लिए फॉर्मूला डिराइव कीजिएगा, तो G बराबर F आर स्क्वायर अपॉन m1 m2, क्लियर है। यूनिट भी आप इसकी मदद से बोल सकते हैं। देखो न्यूटन फोर्स के लिए, आर डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, और नीचे मास के लिए केजी और 2 है तो केजी स्क्वायर। तो जी की जो यूनिट हो गई वो यूनिट हो गई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये तो पहले यहीं पे क्लियर हो गया, क्लियर है। पर आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा जाएगा अगर, तो आप कैसे कहिएगा? तो उसके लिए आप देखिए, आप यहां से भी कर सकते हैं, यहां से भी कर सकते हैं। न्यूटन फोर्स के लिए फोर्स का डायमेंशन लिख दीजिएगा mLT-2, ठीक है। और यहां हो गया बाबू L, ठीक है, और 2 है तो L स्क्वायर, और mm, ठीक है, m, और इधर भी बच्चा m। एक m से एक m तो आप काट सकते हो, क्लियर है। ये वाला m क्या जाएगा? ऊपर जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला वो मिलेगा m पावर -1, देखो 2 और ये 1 3, L³ T-2। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप G कहते हो, जिसको आप यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हो। ये G क्या है? तो दिस G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्लियर हुआ? तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि आप डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से आप जो है निकाल सकते हो, यू कैन कैलकुलेट, यू कैन फाइंड द डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ अ कांस्टेंट और अ कोफिशिएंट। उसी तरह से जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, ठीक है, वो होता है F बराबर K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर।
तो आप इसी तकनीक से, इसी तरीके से आप k का भी डायमेंशनल लिख सकते हो। क्लियर है? सो ये जो है बाबू, ये इसका सेकेंड एप्लीकेशन हुआ। इसको आप वीडियो रोक करके इसको नोट लीजिएगा, इसी के नीचे आप इसको लिख लीजिएगा। हम आते हैं थर्ड पे, चलते हैं। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आपके थर्ड एप्लीकेशन की। तो थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है? हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से वी कैन कन्वर्ट वन यूनिट इनटू अनदर यूनिट। क्लियर है? जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल से समझाता हूं आपको। ठीक है, हम लिखते हैं टू कन्वर्ट यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, to convert unit of a physical quantity from one system of unit to another system of unit। कैसे? देखिए एग्जाम्पल, देखो बाबू, फोर्स की यूनिट जो है वो न्यूटन होती है और इसकी यूनिट डाइन होती है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो न्यूटन इसकी हो गई एसआई यूनिट, और क्लियर है, डाइन जो हो गई वो इसकी हो गई सीजीएस यूनिट। तो आपसे अगर ये पूछा जाएगा कि बताओ, अगर दिया रहेगा कि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना डाइन, क्वेश्चन क्या रहेगा? 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन। तो देखिए आपको हम समझाते हैं इसको। ठीक है, तो बाबू 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? और 1 डाइन जो होता है दिस इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अभी आप क्या कर सकते हैं? अगर आप इस केजी को चेंज कर दें ग्राम में, मीटर को चेंज कर दें सेंटीमीटर में, टाइम तो सेम है, दोनों में सेकंड है, तो आपको क्या होगा? आप कन्वर्ट कर पाएंगे। तो हम देखिए लिखते हैं 1 kg, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू, केजी को 1 × 1000 ग्राम हो गया। क्लियर है? और मीटर को सेंटीमीटर में 100। क्लियर? ये क्या हो गया? केजी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो देखिए बाबू क्या हो, 1 2 3 4 5, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये की चीज़ क्या है? डाइन है। ठीक है ना? तो आप क्या लिख सकते हैं? 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन हुआ। कन्वर्ट कर सकते हो आप ऐसे। क्लियर है? सो ये एप्लीकेशन हुआ अगेन डायमेंशनल एनालिसिस का। क्या है वो? कि आप कन्वर्ट कर सकते हो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको भी आप लोग बढ़िया से नोट कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह से आप जो है, आप एक होमवर्क भी रखिए, आपको कन्वर्ट करना है 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, ये आपको कन्वर्ट करना है, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्लियर है? तो आपको क्या करना है? आपको कन्वर्ट करना है क्या बाबू? 1 जूल बराबर कितना अर्ग होगा, ये आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट कर करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्लियर है? चलिए, तो अभी हम क्या करते हैं कि ये हमारा 3 एप्लीकेशन हो गया। चौथा एप्लीकेशन को हम समझते हैं। चौथा एप्लीकेशन है, और ये मैं आपको इसका एग्जाम्पल कल समझाऊंगा जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का लिखेंगे। तो ये पर है क्या? तो हम कहते हैं कि टू चेक द करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस, टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस of a given physical quantity। समझ में आया बात? कहने का मतलब कि बाबू अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी दिया हुआ है तो ये सही दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, कोई गलत है उसमें, कोई मिस्टेक है। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं? हम डायमेंशनल फॉर्मूला उसका निकालते हैं, LHS RHS को इक्वेट करते हैं, बराबर अगर आ गया तो दैट इज डायमेंशनली करेक्ट। क्लियर है? इसको अगले क्लास में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है? इसके अलावा जो 5वां प्रॉपर्टी होता है, सॉरी 5वां एप्लीकेशन जो होता है
ठीक है, तो ये होता है टू डिराइव न्यू रिलेशंस। क्या होता है बाबू? हम डायमेंशनल एनालिसिस को पढ़ते हैं टू डिराइव न्यू रिलेशंस। न्यू रिलेशंस क्या होते हैं? तो जैसे यहाँ पे आपको स्टोक्स लॉ आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आ जाएगा, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम आ जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे नए नए रिलेशन आप डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डिराइव करते हैं। ये हमारा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन हुआ। अगले क्लास में हम लोग बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे, डायमेंशनल इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। किसी भी तरह की कोई भी डाउट है आपको तो आप वो डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। पूछने के लिए आपको व्हाट्सएप करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। ठीक है, एक और भी बहुत ज़रूरी सूचना है। सूचना ये है कि क्लास 11th का सिलेबस हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और उसके लिए क्लास 11th के जो बच्चे जो अभी वीडियो देख रहे हैं या जो वीडियो फॉलो करते हैं, उनके लिए एक आवश्यक सूचना ये है कि हम लोग बहुत ही जल्दी क्लास 11th का लाइव क्लास सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लाइव क्लास सेशन के लिए जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स थे उसको पूरे कर लिए गए हैं और बहुत ही जल्दी आप लोगों को लाइव क्लास देखने को मिलेगा। लाइव क्लास बिल्कुल फिजिकल क्लासरूम की तरह ही होगा। आप लोगों को उसमें इंटरैक्ट भी आप बिल्कुल उसी तरह से कर पाएंगे जिस तरह से आप लोग फिजिकल क्लास में करते थे जब आप कोचिंग में आकर के पढ़ते थे। साथ ही साथ क्लास 11th के ही बच्चों के लिए एक ज़रूरी सूचना ये भी है कि हम लोग अपना जो सिलेबस कवर करेंगे वो सिलेबस IIT JEE और नीट के रिस्पेक्ट से ही सिलेबस को कवर करेंगे। आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन का कलेक्शन, बहुत अच्छा क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं आपको करके दिखाऊंगा और आपसे भी सॉल्व कराऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं और हम लोग डिस्कस करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी के लिए। धन्यवाद।